Good morning, students. Today we will start Unit 4 Biotechnology. The weightage of this unit is 10 marks. In this unit, there are two chapters, Chapter 11 and Chapter 12. So, these two chapters will provide you 10 marks. So, we will start Biotechnology Chapter 11. The chapter 11 is Principle and Processes. So, today we will start chapter 11. Now, first of all, what is biotechnology? Biotechnology क्या है? Actually, biotechnology is एक साइंस की बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके प्रोडक्ट का ह्यूमन के लिए क्या यूज़ हो सकता है या इंडस्ट्रियल लेवल पर उनका यूज़ करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है. फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ यीस्ट इन बेकरी इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं. ये बहुत बड़ा वास्ट एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स from organism to produce product and processes useful to humans. पर आजकल बायोटेक्नोलॉजी वर्ड is used as restricted sense. It is used only for genetic engineering. इसका यूज आजकल केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग तक, इस वर्ड का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा होता है. So, the definition given by European Federation of Biotechnology (EFB) is that the biotechnology is the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for product services. Now, we will study the principles of biotechnology. अभी हमने बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा. अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करेंगे. जो बायोटेक्नोलॉजी है वो दो हेडिंग्स के अंदर स्टडी की जाती है. फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड इज टू मेंटेन द माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री और वी कैन से स्टेराइल इन्वायरमेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग. पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स टू अल्टर द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज कर देना एंड इंट्रोड्यूस्ड दिस रिकॉम्बिनेंट और न्यू जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट एंड अल्टर इट्स प्रोजेनी. एज यू नो, प्रोजेनी मीन्स नेक्स्ट जनरेशन. जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किसी के जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करके, चेंज करके उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है और होस्ट सेल का फिनोटाइप को चेंज किया जाता है. और वो जो होस्ट सेल है उसमें नॉवेल न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जो ऑलरेडी उसमें नहीं थे. जो अल्टर जीन में हैं, जो नया चेंज्ड जीन में है, वही कैरेक्टर उसमें दिखाई देते हैं. आजकल हम सब कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं. ये नोवेल कोरोना वायरस भी एक ऐसा माना जा रहा है कि यह भी एक प्रकार का जेनेटिक इंजीनियरिंग का मिसयूज़ है. जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे यूज़ हैं तो ये इसके मिसयूज़ भी हैं. कोरोना वायरस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिसयूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. इस वायरस को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ज़्यादा प्रभावी, इफेक्टिव
मोर इन्फेक्शियस बना दिया गया है, जिससे ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ऐसा माना जा रहा है. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. टू मेंटेन द माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग. जब केमिकल इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है तो उसमें माइक्रोबियल फ्री, कोई भी इन्फेक्शन, कोई दूसरा माइक्रोब्स डेवलप नहीं हो जाए, स्टेराइल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है. ये दो बेसिक प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी के. नाउ वी विल स्टडी द conceptual डेवलपमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल. हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं. आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस मालूम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशंस एंड सम ऑफ दिस वेरिएशंस आर बेनिफिशियल फॉर organisms and population as well. Asexual reproduction preserves the genetic information, while sexual reproduction allows the variations. जो ट्रेडिशनल मेथड है एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग की, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें जो अनडिजायरेबल जीन है, उस हाइब्रिडाइजेशन में अनडिजायरेबल जीन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो भी नेक्स्ट प्रोजेनी में आ जाते हैं. इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स डेवलप हुई जिसमें कि केवल डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं और उसको दूसरे जीन के साथ जोड़ा जाता है. जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को निकालकर दूसरे जीन्स के साथ ऐड करके उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है. इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बैरियर्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में. एक्चुअली में हमने पढ़ा था कि एक ही स्पीसीज के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है क्योंकि जीन का फ्लो एक ही जेनेटिक पूल में होता है. जीन का फ्लो अगर कोई दूसरा जीन पूल आता है तो उसमें जीन का फ्लो नहीं होता है. गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में फर्टिलाइज ही नहीं होता है. यदि फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता है. यदि एम्ब्रियो डेवलप होकर ऑर्गेनिज्म बन भी गया है तो ऑर्गेनिज्म फर्टाइल नहीं होता है, मीन्स नेक्स्ट प्रोजेनी को बर्थ नहीं कर सकता है, नेक्स्ट प्रोजेनी नहीं बन सकती है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाइगर और लायगन का, वो फर्टाइल नहीं थे, स्टेराइल प्रोजेनी है, मतलब वो नेक्स्ट प्रोजेनी को वो जन्म नहीं दे सकते हैं. इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिक इंजीनियर में एक स्पीशीज़ के जीन को दूसरे स्पीसीज के जीन में अल्टर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. सो वो जो बैरियर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ख़त्म हो जाता है. द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस limitations. These biotechnical technology allow us to isolate only one set of desirable gene without introducing undesirable gene. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन भी मल्टीप्लाई होते हैं और नेक्स्ट प्रोजेनी में आते हैं. बट बायोटेक्नोलॉजी की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स है, जीन क्लोनिंग, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इन सब के द्वारा हम केवल डिजायर्ड जीन को अलग कर सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग
अनडिज़ायरेबल जीन, और उसमें कोई अनडिज़ायरेबल जीन इंट्रोड्यूस नहीं होता है. नाउ दिस isolated piece of DNA, if somehow introduced into an alien organisms or any host cell, it will not able to multiply itself in progeny cell. अगर इस पीस ऑफ डीएनए को किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में, एक एलियन ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए का पीस रिप्लिकेट नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा. बट व्हेन इट इज इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम, यदि हम उसको, इस पीस को उस जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर दे, उसके अंदर जोड़ दे, तो ये फिर मल्टीप्लाई होगा, ये रिप्लिकेट होगा, बिकॉज नाउ इट इज द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स में के साथ ये रिप्लिकेट होगा. नाउ वी नो देयर आर सम सीक्वेंस इन डीएनए विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन. क्रोमोसोम्स में कुछ डीएनए की सीक्वेंस होती, कुछ साइट होती जहाँ जो डीएनए के रिप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं. अगर उस प्लेस पर इस डीएनए के पीस को जोड़ दिया जाए, लगा दिया जाए, इफ दिस एलियन डीएनए इज इंटीग्रेटेड विथ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एक क्रोमोसोम्स में एक साइट, एक जगह है जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है. उस साइट पर यदि हम इस पीस को अटैच कर दें, तो ये पीस भी होस्ट के सेल में, प्रोजेनी में मल्टीप्लाई होगा. इट विल रिप्लिकेट एंड फॉर्म ए मल्टीपल कॉपी ऑफ, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बन जाएगी. दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन क्लोनिंग. एक जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के क्लोन बन जाएंगे, एक जैसी कॉपी बन जाएगी, बिकॉज ये अब एबल है रिप्लिकेशन के लिए, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर, ये साइंटिस्ट हैं दो, जिन्होंने 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया था. दे आइसोलेट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन by cutting out a piece of DNA from plasmid of Salmonella typhimurium bacterium. उन्होंने सेल्मोनेला टाइफिमुरियम बैक्टीरियम के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट किया. यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज ए सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन सम बैक्टीरिया. ये प्लाज्मिड डीएनए का सर्कुलर डीएनए का पार्ट है जो किसी बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये रिप्लिकेट भी करता है, डीएनए के ये रिप्लिकेट भी करता है. तो उन्होंने इस प्लाज्मिड को कट करके इसमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को अलग किया, सेपरेट किया, और उस जीन को फिर, अब ये कटिंग कैसे पॉसिबल हुई? ये कटिंग पॉसिबल हुई मॉलिक्यूलर सीजर, सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर. मॉलिक्यूलर सीजर मीन्स कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक प्लेस से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, कट करते हैं. तो इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के पीस को अलग किया प्लाज्मिड में से. किसके प्लाज्मिड में से? सैल्मोनेला टाइफिमुरियम बैक्टीरियम के प्लाज्मिड में से. अब इस पीस ऑफ जो डीएनए है, इसको एक प्लाज्मिड में ऐड किया, दूसरे प्लाज्मिड. ये इट इज possible only
बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है कट पीस को जोड़ देता है, ऐड कर देता है। और ये जो न्यू प्लाज्मिड है इट एक्ट एज वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? अभी हमने समझा कि व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है। और जो वेक्टर होता है, वेक्टर मीन्स विच ट्रांसफर्स द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट इनटू अनदर सेल। ये ट्रांसफर करता है। जैसे हम जानते हैं मॉस्किटो मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है। वो इट एक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर। मॉस्किटो एक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर। वो इंसेक्ट वेक्टर है जो मलेरिया पैरासाइट को एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है। सिमिलरली ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यहाँ जो न्यू जीन है, जो एलियन जीन है, उस जीन को दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। इट एक्ट एज वेक्टर। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन with plasmid vector is became possible by DNA enzyme DNA ligase which act on cut DNA molecules and join them. This now new plasmid is known as recombinant DNA. When this recombinant DNA is transferred into Escherichia coli bacterium, it could replicate and make the multiple copies. The ability to multiply the copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene in the E. coli. मतलब ये जो E. coli के अंदर E. coli मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके साथ प्लाज्मिड, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में मल्टीप्लाई हो रहा है और हमको आइडेंटिकल कॉपी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग। यानी बायोटेक्नोलॉजी में का मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले जीन को, डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे दूसरे जीन के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, अटैच किया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। देन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल का पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल बन जाता है और वहाँ पर होस्ट के क्रोमोसोम्स के साथ होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ रिप्लिकेट करता है और कई कॉपी हमको, और इस तरीके से जीन क्लोनिंग होता है। यानी यदि किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है तो फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। मतलब जो जीन की आवश्यकता, जैसे यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसको आइडेंटिफाई किया गया था सैल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरियम में। देन इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। अब इस जो जीन को आइडेंटिफाई किया, इसको दूसरे प्लाज्मिड में इंटीग्रेट किया, अटैच किया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया। देन recombinant DNA is introduced into the host cell. Now maintenance of introduced DNA in the host cell and transfer of this DNA into progeny means ये जो recombinant DNA इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है वो रिप्लिकेट हो होस्ट सेल में और नेक्स्ट प्रोजेनी में जाए।
ये है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।